वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट टू। इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ट्राई कीजिए जितना आपको आता है, और नहीं आता तो प्लीज़ सीखिए। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, जो कि आप नहीं देखते, तो आप अपने लिख सकते हैं कितने मार्क्स आपके आए हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आती है वीडियो, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑर्गन ऑफ अ कौटिल्य स्टेट। तो कौटिल्य साहब ने अपनी स्टेट के सप्तांग थ्योरी है कौटिल्य के, तो 7 अंग बताए थे कि स्टेट किससे बनती है। तो इसमें देखो, साथ में स्वामी आता है, स्वामी का मतलब तो रूलर। अमात्य आता है, अमात्य उसका इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है। जनपद होता है। फिर टेरिटरी एंड पॉपुलेशन है। फिर उसका दुर्ग होता है, दुर्ग मतलब फोर्ट होता है। फिर कोष है, कोष का मतलब ट्रेजरी होता है। फिर दंड है, दंड देता है। और फिर मित्र होता है, जो उसका एलाई होता है। तो इसमें स्वामी है, अमात्य है, दंड है, वर्ण सिस्टम नहीं दिया। वर्ण सिस्टम मनु ने दिया है। फिर है प्लेटो, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ। प्लेटो ने जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली क्या किया था। प्लेटो ने कहा था कि जो जो आपका फिलोसफर किंग होगा और आपकी जो वॉरियर क्लास होगी, उनको अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। पहली चीज, अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे। दूसरी, उनकी कोई फैमिली नहीं होगी। उसने कहा था कि फिलोसफर की कोई फैमिली नहीं होगी, मतलब उन्होंने उसने कहा था कि ऐसी रेस क्रिएट करेंगे जो बेस्ट औरत होगी और एक बेस्ट आदमी को मेट करवाएंगे, और उससे बेस्ट आदमी, बेस्ट बच्चा निकले। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। फिलोसफर किंग और गार्डियन क्लास दोनों के पास ना वो फैमिली रख सकते ना प्रॉपर्टी रख सकते। तो उन्होंने कहाँ से सीखा था? तो उसने सिर्फ और सिर्फ स्पार्टा से सीखा था, क्योंकि स्पार्टा ने हरा दिया था एथेंस को, और प्लेटो का एकमात्र गोल था कि उसको, एथेंस को दोबारा से पावर में लाना था। तो आंसर इसका बी है। अब ये बोल रहा है, स्कॉलिज्म ऑफ मिडिल एज सॉट टू स्टेब्लिश। जो स्कॉलर्स थे मिडिल एज के, वो क्या स्थापित करना चाहते थे? सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ पॉलिटिकल डोमेन ओवर द स्पिरिचुअल, नहीं वो उस टाइम पे नहीं हो सकता था। फिर द ऑटोनॉमी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ओवर, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ओवर द पॉलिटिकल रिजम्स, नहीं पॉलिटिकल रिजम्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा मजबूत थी। एसेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलोसफी, बिल्कुल। फिर उसके बाद है सबॉर्डिनेशन ऑफ रैशनल एलिमेंट टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द चर्च। ये करना चाहते थे उस टाइम के स्कॉलिज्म, कि भाई उस टाइम पे रिलीजन ही बिकता था, रिलीजन चलता था, चर्च के आगे कोई कुछ बोलता नहीं था। तो अ, ये इसका जो है, इसमें उनको यही करना पड़ता था। तो इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। तो आंसर शुड भी, मेरे ख्याल से आंसर सी और डी होना चाहिए इसका। ये ए और बी नहीं होगा। अभी आपको मैच करना है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसमें मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कौन है? सर, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हमारा मैकेबली को बोला जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। पॉजिटिव स्कूल से कौन है? पॉजिटिव स्कूल अगर आपके दिमाग में आता है तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, ऑगस्ट कॉमेट पॉजिटिव स्कूल से है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? नॉर्मेटिव मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये कौन बात करता था? एरिस्टोटल बात, प्लेटो बात करता था। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव प्लेटो। साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड की बात कौन करता था? एरिस्टोटल। और डिडक्टिव की बात करता था प्लेटो। तो आंसर इसका ए होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, इंडक्टिव मेथड एरिस्टोटल, ऑगस्ट कॉमेट जो है आपका, ये है ऑगस्ट कॉमेट आपका पॉजिटिव स्कूल से है। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है मैकियावेली को, जिसको आप देख सकते हैं। अब देखो, असर्शन और रीजन का है, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ठीक है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट, ये लॉर्ड एक्टन की स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट है। फिर उसका रीजन क्या है? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट चेक अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर एज द पावर इज डिस्ट्रप्टेड अमंग द वेरियस ग्रुप। तो बिल्कुल सही है भाई, डेमोक्रेसी में इज द बेस्ट चेक। डेमोक्रेसी में लोग चेक कर सकते हैं कि पावर कैसे यूज की जाती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। अब मैच करनी है लिस्ट। सिक्स क्वेश्चन है, जॉन लॉक पार्टीलेस डेमोक्रेसी के सामने रख रखा है। तो भाई देखो, सबसे पहले चलो नीचे वाले से सॉल्व करते हैं। हॉब्स का किसके साथ आएगा? हॉब्स का आएगा सबसे पहले, हॉब्स ने लेवियाथन को एब्सोल्यूट सोवरेनिटी दे रखी थी। रॉबर्ट नॉजिक हमारे लिबर्टेरियन है, जिसको न्यू लिबरलिस्ट भी बोलते हैं। जेपी हमारा ऊपर दे रखा है पार्टीलेस डेमोक्रेसी से। और कंसेंट थ्योरी किसकी है? कंसेंट थ्योरी लॉक की है। ठीक है, कंसेंट थ्योरी लॉक की है, LOCK, लॉक, लॉक की है। और जेपी नारायण की क्या होगी? पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप कल्चर, प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, ये किसने दी है? मार्क्स साहब ने दी है, सी का 1। कल्चरल रेवोल्यूशन किसका है? माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन है। वन कंट्री वन सोशलिज्म किसने दिया है भाई? ये स्टैलिन साहब ने दिया। आप याद कर सकते हैं, ज्यादातर नहीं पता होता। लेनिन ने क्या दिया? पार्टी एज अ वैनगार्ड।
तो ए का 2, बी का 4, तो आंसर हो गया ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्टली नेट में मिल जाएंगे। रीअरेंज द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। देखो मेरे को कार्ल मार्क्स की बुक का कोई ज्यादा आइडिया नहीं है डेट्स का, पर मुझे एक चीज पता है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये इसने लास्ट में लिखी है, इकोनॉमी की बातें मार्क्स ने बाद में करी है, तो मैं ये इसको ए को लास्ट में रखूंगा। ए को लास्ट में रखूंगा तो मेरा ऑप्शन बी और मेरा ऑप्शन सी कट जाता है, तो मेरे पास ए और ए, मतलब ए और डी बचता है। सबसे पहले डी मतलब होली फैमिली नंबर 1 पे आती है। उसके बाद बी, उसके बाद बी और सी में से मुझे लेना है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने लास्ट में लिखी है, काफी अपने लेटर पार्ट पे लिखी है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इन्होंने प्रोद्बुअन एक फ्रेंच फिलोसफर थे, उनको जवाब देते हुए पहले लिखी थी, तो मैं बी को पहले लिखूंगा। तो आएगा बी पहले आएगा, तो बी यहाँ पे है, तो आंसर ये बन जाएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले होली फैमिली आती है, फिर उसके बाद पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आती है, फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेट आती है, और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लास्ट किताब है जो दी जाती है। फिर उसके बाद है कम्युनिटेरियन थ्योरी क्या कहती है, ले एम्फेसाइज ऑन, ये क्वेश्चन है भाई। देखो कम्युनिटेरियन थ्योरी के कुछ तो पहले आपको पता होना चाहिए, कम्युनिटेरियन थ्योरी कहती क्या है। वो कहती है कि भाई हम एज ए इंडिविजुअल को नहीं लेते, हम एज ए कम्युनिटी एज ए होल को लेते हैं, सारी चीज कम्युनिटी के अंदर है। अब इसमें क्या पूछा था, दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो कम्युनिटेरियन के नाम लिख देंगे, माइकल वॉल्जर हो गया, मैकेंटायर हो गया, इन सब के नाम, तीन चार कम्युनिटेरियन के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद या तो इन पर दो ही क्वेश्चन आते हैं, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो कम्युनिटी एज एन इनएस्केपेबल आइडिया, अनलिमिटेड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की तो बात करते ही नहीं है, लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट ये भी नहीं करते, पार्शियल रेगुलेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी ये भी नहीं करते, तो आंसर बचा कम्युनिटी एज एन इनएस्केपेबल आइडिया, आप कम्युनिटी से नहीं बच सकते। ठीक है। गिवन बिलो असर्शन और रीजन है, बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी सॉट टू एलिमिनेट द रोल ऑफ वैल्यूज। बिल्कुल सही है भाई, बिहेवियरलिज्म जब आया था उसने साइंटिफिक मेथड की बात करी, तो वैल्यू हटाने की बात की थी, एंड मेक पॉलिटिकल साइंस अ प्योर साइंस। करेक्ट है। अब रीजन असर्शन, रीजन क्या दिया, पॉलिटिकल साइंस बिगेन अ सोशल साइंस कैन नेवर बी अ वैल्यू फ्री एज इट डील विद ह्यूमन बीइंग हु आर वैल्यू बाउंड। ये कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो वैल्यू फ्री कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो है वो वैल्यू से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इसका, ये तो सही है, ये भी सही है एक तरीके से, पर लेकिन ये इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, तो आंसर उसका हो जाएगा बी, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, किसने हु डिस्क्राइब मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल एज एंड राजेंद्र प्रसाद एज ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किसने कहा था कि ये सब लोग ओलिगार्की हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। तो ये ग्रैनविल ऑस्टल साहब ने बोला था इनको ओलिगार्की विद इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये आप याद रख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद बाबू ने मतलब कि ने बोला था नेहरू को, पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को और मौलाना आजाद को ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी पावर चलती है, मोनोपोली चलती है इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब ये पूछा है कि भाई इनमें से आर्टिकल 34 के अंडर कौन सा एक्ट नहीं आता। आर्टिकल 34 के अंदर बीएसएफ का एक्ट आता है, जी हाँ। पुलिस फोर्स का आता है। देखो आपको एक एक ये भी पता होगा, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट खुद का अलग से एक्ट 1956 का, तो यही नहीं आता। सिंपल सी बात है। अब आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट क्या कहता है भाई, ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगाया जाता है। आज के डेट में 3 स्टेटों में लगा हुआ है, जितना मुझे पता है, नागालैंड में लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में लगा है, कुछ एरिया ऑफ मिजोरम में लगा हुआ है। ये 3 स्टेट में लगा हुआ है, जिसमें आर्मी को पावर दी जाती है ताकि वो इंसर्जेंसी वगैरह को रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लॉन्ग लास्टिंग बिकेमिंग आफ्टर 32 ईयर ऑफ द रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया, हु सेज दिस। तो देख लीजिए आप, तो ये स्टेटमेंट जो दी है उपेंद्र बख्शी साहब ने दी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एज अ हेलोड स्पेस इन द डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट हैज बिकेम लेस टॉलरेंट, लेस सेकुलर, लेस लॉ बाइंडिंग एंड लेस लिबरल, एंड टू ट्रेंड्स डेमोक्रेटाइजेशन एंड लिबरलिज्म आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये किसने कहा है। इसने बोला कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी थोड़ी कमजोर हो रही है, लेस टॉलरेंट हो रही है, लेस सेकुलर हो रही है, लेस लॉ बाइंडिंग हो रही है। ये किसने कहा, अतुल कोहली, सुनील खिलनानी, फरीद जकारिया, पॉल आर ब्रास। तो ये स्टेटमेंट फरीद जकारिया साहब की है। फरीद जकारिया ने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में ये बोला था। अब इसमें अगर मैं अतुल कोहली की कुछ किताबें आपको पता होनी चाहिए, पॉल आर ब्रास के, सुनील खिलनानी की पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लोग हैं, फरीद जकारिया खासकर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का किससे रिलेटेड है, किस केस से। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड है, और जो एक्ट है ये 2013 में आया। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग एट द वुमेन है वर्क प्लेस 2013 में आता है।
अब ये मुझे मैच करना है कि किससे क्या आएगा। तो विलास पासवान जो साहब हैं, जिनकी मेरे ख्याल से रिसेंटली कुछ हुआ है इनके साथ, रामविलास पासवान जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी से रिलेटेड हैं। और अखिलेश यादव, अगर मुझे पता है, डी का वन, ए का फोर तो एक ही में आता है, तो बी का हो गया थ्री। एच डी कुमार स्वामी जो हैं वो जनता दल सेकुलर से रिलेटेड है। सी प्रफुल्ल पटेल किससे रिलेटेड है? प्रफुल्ल पटेल नेशनल कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। और अखिलेश यादव का सबको पता है, समाजवादी पार्टी, यूपी की पार्टी है, वहां से रिलेटेड है। हाउ मेनी फंक्शनल आइटम हैव बीन प्लेस्ड इन द प्रीव्यू ऑफ म्युनिसिपैलिटी? म्युनिसिपैलिटी में कितने आइटम रखे गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए भाई, म्युनिसिपैलिटी में 18 आइटम्स रखे गए हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचायत में कितने आइटम रखे गए हैं। क्या 29 हैं, क्या 30 हैं, 31 हैं? बताइए। ये आपका काम है बताने का कि भाई कितने आइटम रखे गए हैं यहाँ पे इस चीज में। फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। रीअरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा कब आया। देखो यार, पुंछी कमीशन बहुत लेट में आता है, ये 2005 के करीबन आता है। आनंदपुर साइबरेज 60s का है। एआरसी 1966 का है। सबसे पहले एआरसी आना चाहिए, ठीक है भाई। एआरसी सबसे पहले आना चाहिए, 1966 का है। तो एआरसी सी अगर आपको पता है ना, ये सबसे पहले ये है। और आपको पता है पुंछी सबसे लास्ट में, तो आप आराम से कर लोगे, अगर डेट भी ना बताओ तो ये है सबसे पहले है एआरसी 1966 का। फिर उसके बाद है राजमन्नार कमेटी, फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 69 का, फिर पुंछी कमीशन 2005 का। सेंटर स्टेट रिलेशन के पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा इनमें से कौन नहीं है? रूबी राय रह चुकी हैं, हुकुम सिंह रह चुके हैं, बलराम भगत रह चुके हैं, गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं वो स्पीकर नहीं रहे हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन आया भाई, कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें बताना है कि आप किससे रिलेटेड है। सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ग्रेनवेल ऑस्टिन, मायरन वीनर, अतुल कोहली। ठीक है। 20 क्वेश्चन। तो नॉर्मन डी पाल्मर लिखते हैं इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस। नॉर्मन डी पाल्मर इसकी बात करते हैं, ठीक है, ए का सेकंड। फिर उसके बाद है ग्रेनवेल ऑस्टिन, सक्सेस ऑफ ग्रेनवेल ऑस्टिन बात करते हैं सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है, सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी के बात में करते हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन। मायरन वीनर किसके बात करते हैं? स्कैरसिटी, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी की बात करते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। अगर आपको ये भी पता हो तो आप आंसर निकाल सकते हो, सी का फोर करके। अतुल कोहली ने लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक, इंडियन ग्रेनवेल ऑस्टिन ने लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया। सी का फोर। इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल, सी का फोर अगर मैं लगाता हूँ तो ये ठीक है। ग्रेनवेल ऑस्टिन बी ने थ्री दे रखा है, सॉरी। मेरे को सबसे पहले पता है कि इंडियन कॉर्नरस्टोन जो है बी का थ्री है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रेनवेल ऑस्टिन ने दिया है। सी का फोर, बी का थ्री, ए का टू। नॉर्मल डी पार्मर ने लिखा है इलेक्शन पॉलिटिक्स डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन एक्सपीरियंस। और अतुल कोहली की सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लिखी है अतुल कोहली ने। तो आप याद कर सकते हैं। देखो, स्कैरसिटी वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। पॉलिटिकल स्कैरसिटी मायरन वीनर से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये ग्रेनवेल ऑस्टिन से रिलेटेड है। और सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वेरी फेमस बुक ऑफ अतुल कोहली। ये आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविड ईस्टन फाउंडेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस? सिस्टम एनालिसिस डेविड ईस्टन ने दिया, उसमें क्या क्या उन्होंने दिया? ए 8 कॉर्नरस्टोन दिए उन्होंने। रेगुलरिटी है, वेरिफिकेशन है, टेक्निक है, क्वांटिफिकेशन है, बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकेम सिग्निफिकेंस आफ्टर द। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो आई है, जिसका फादर एरिस्टोटल को बोला जाता है, उसको जो लेमलाइट में आई है वो कब से आई है? क्या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से आई है? क्या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से आई है? इमरजेंस ऑफ न्यू नेशन, मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, राइज ऑफ मिडिल ईस्टर्न नेशन, तो ये किसके बाद आई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा गया। और राइज ऑफ जब न्यू नेशन स्टेट, जब नई नई स्टेट्स बनने लगी, तब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बनाया गया, क्योंकि उनकी भी जरूरत थी कि हमें भाई कंपेयर करना और दूसरे नेशन से, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर बनाना है, अपना गवर्नेंस सिस्टम अच्छा बढ़ाना है। तो इसलिए तो वर्ल्ड वन वन आप काट सकते हो, तब तक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का इतना कोई नाम नहीं था। आफ्टर 3940 उसके बाद इसका राइज हुआ। अब ए काट दोगे तो अब ये गया बी, तो होना ही होना है। वर्ल्ड वॉर सेकंड, सी और डी में आपको चेंज करना है। राइज ऑफ ईस्टर्न नेशन तो बहुत पहले की बात है, तो ये भी नहीं आएगा। वो अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अभी मैंने बताया फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसको बोला जाता है, ये हमारे एरिस्टोटल को बोला जाता है, क्योंकि इसने 158 नेशन का जो एथेंस के लिए बनाया था, जो 158 नेशन की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और कंपेयर किया था।
अब है भाई सी राइट मिल्स, पेरेटो, मॉस्का और रॉबर्ट मिशेल। तो देखो आयरन लॉ ऑफ ऑर्गेगार की रॉबर्ट मिशेल की, तो डी का हो गया 2। ठीक है, तो डी का 2 है या तो इसमें और या तो इसमें। अब ए का होगा फर्स्ट या थर्ड। सी राइट मिल्स ने होगा पावर एलीट लिखी है, तो मेरे को यहाँ से पता लग गया, आंसर आ गया। इसमें मतलब ए का 3 होगा, तो ए का 3 यहाँ पे आता है, तो बी का हो गया 4। पेरेटो ने लिखी है सर्कुलेशन ऑफ एलीट, और गैलेटन मॉस्का ने लिखी है रूलिंग क्लास। मॉस्का साहब की है रूलिंग क्लास, और पेरेटो की है सर्कुलेशन ऑफ एलीट। मतलब अब आपको, अगर आपको एक या दो पता है तो आप ऐसे एलिमिनेट करके मैच ऑफ द फॉलोइंग मजा आता है करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल काम है इनका। इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, नहीं भाई, इंप्लीमेंट नहीं करते, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं। अब डी हटाती है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, अब है 26। अब मेरे को 26 का आंसर करना है कि क्या है इन रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू, जब जुडिशियल रिव्यू तो सब यूएसए से रिलेटेड है। टू सेट ऑफ कोर्ट्स यूके से रिलेटेड नहीं है। इंडिया में क्या है, अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें और हैं। फ्रांस में है टू कोर्ट वाला सिस्टम। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ पे है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में है कि हम लॉ को ही फॉलो करते हैं, तो 25 का सी आंसर है। तो ए का 2। थोड़ा सा वैसे हो जाता है। यूएसए में जुडिशियल कोर्ट वाला आ गया, फ्रांस में आ गया, यूके में आ गया, इंडिया में आ गया रूल ऑफ लॉ, टू सेट ऑफ कोर्ट्स वहां पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के लिए क्या सही नहीं है। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन में क्या गलत लिखा है। द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द टास्क, बिल्कुल सही है। कितने लोग होंगे, कितने राजा होंगे। वेदर रूलर्स गवर्न इन कॉमन इंटरेस्ट और इन देयर ओन परवर्टेड फॉर्म, बिल्कुल उसने परवर्टेड फॉर्म भी दे रखी है, उसने जनरल फॉर्म भी दे रखी है। टू गवर्नमेंट इज मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल वेयर रूलर गवर्न इन लॉन्ग इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड एंड शेयर्ड, इज कैप्चर्ड बाय द शेयर्ड इंटरेस्ट एंड रिमेन इनसेंसिटिव टू द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये इसने गलत बोला, उसने बोला भाई गवर्नमेंट उसकी इथिकल होगी और लोगों के लिए इनसेंसिटिव नहीं सेंसिटिव होगी। द क्राइसिस डिस्क्राइब बाय लियोनार्ड बेंडर। लियोनार्ड बेंडर ने क्राइसिस को डिस्क्राइब किया अपनी किताब में क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो उसने किस किस टाइप की क्राइसिस की बात करी है। आइडेंटिटी क्राइस, इंटीग्रेशन क्राइस, लेस्टिमेशन क्राइस या रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्राइस। तो भाई साहब उन्होंने सारे चारों की क्राइसिस की बात करी, आइडेंटिटी क्राइस की बात करी, इंटीग्रेशन क्राइस, लेस्टिमेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द लोड कैपेसिटी इन द कम्युनिकेशन थ्योरी। कौन से फैक्टर लोड कैपेसिटी से रिलेटेड हैं इन द कम्युनिकेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन थ्योरी में कार्ल ड्यूशे का नाम आता है सबसे पहले, अगर आप कम्युनिकेशन थ्योरी में करेंगे। मैं एक चीज बता दूं, कम्युनिकेशन थ्योरी आईआर में जो लेके आए हैं वो कार्ल ड्यूशे लेके आए हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, बिल्कुल। फिडेलिटी, जी हाँ। बैकग्राउंड नॉइस एंड डिस्ट्रॉशन, ये चारों चीजें आती हैं लोड कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेड द पावर इज अ मैटर ऑफ गेटिंग पीपल टू डू व्हाट दे वुड नॉट हैव अदरवाइज डू। पावर एक ऐसी चीज है लोगों से वो करवाना जो अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, किसकी है बताइए। ये फेमस स्टेटमेंट है रॉबर्ट ढाल साहब की। रॉबर्ट ढाल ने इसको, पावर को इस तरीके से डिफाइन किया। Who among the following is not associated with the evolving principle of organization? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब इवॉल्व हो रहे थे, इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है बताना है हमें। तो हेनरी फ्योल ने बिल्कुल किया है, उर्विक ने बिल्कुल किया है, लूथर गिलिक, एल डी वाइट ने नहीं किया इस चीज में। वो इस वाले टाइम में नहीं थे, जो टाइम जब इवॉल्व हो रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन चेयरमैन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रुप्स इन द यूएसए फॉर द 10 years। 10 साल तक कौन रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप इन यूएस इन 10 years। तो फ्रेड रिक्स साहब रहे हैं, फ्रेड रिक्स साहब रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, सब साइंटिफिक मैनेजमेंट में वन बेस्ट वे का मतलब क्या होता है। एक ऐसा स्टैंडर्डाइज मेथड ले आओ जिसके सिवा कुछ नहीं होगा। स्टैंडर्डाइजेशन को उन्होंने बोला है वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफ एजेंसी इन यूएसए। यूएसए में स्टाफ एजेंसी इनमें से क्या नहीं है। ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, बिल्कुल, ये हेल्प करती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल।
व्हाइट हाउस बिल्कुल, स्टेट डिपार्टमेंट स्टाफ एजेंसी नहीं है, ये लाइन एजेंसी है इस चीज में। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एफएम मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी? एफएम मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से वो किया, क्लासीफाई किया है? सही क्या है, सबसे पहले उसकी गार्डियन ब्यूरोक्रेसी आती है, फिर उसके बाद उसकी कास्ट ब्यूरोक्रेसी आती है, फिर पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी आती है, लास्ट में वो मेरिट ब्यूरोक्रेसी को रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज में कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस बजट सबसे पहले किसके रिकमेंडेशन पे आया था? परफॉर्मेंस बजट किसके में? फर्स्ट एआरसी 1966 में, उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन जो है फॉर द पब्लिक अपॉइंटमेंट वाज फर्स्ट यूज इन, डोमिसाइल क्वालिफिकेशन हमने जो लिया, हमारे में भी डोमिसाइल का क्वालिफिकेशन होता है, सबसे पहले यूज की जाती थी किस शहर में? तो ये यूएसए में यूज की जाती थी डोमिसाइल की क्वालिफिकेशन सबसे पहले। उसके बाद सीआईसी एंड आईसी इन इंडिया आर अपॉइंटेड इन टर्म ऑफ, देखो सीआईसी और आईसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाद बनाया गया। इसका जो आमतौर पर 5 ईयर और 65 ईयर ही रखा जाता है। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ये बोलता है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट ऑलवेज फिजिबल। यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सही नहीं रहता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टास्क जनरली नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का अलग काम होता है और टेक्निकल का बिल्कुल सही है। द एम ऑफ ई गवर्नमेंट इज टू मेक द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट का क्या काम होता है मेनली? ई गवर्नमेंट का काम बताना है आपको। मोर फ्रेंडली होती है, बिल्कुल सही है। कन्वीनियंट होती है, जी साहब बिल्कुल, आप कंप्यूटर यूज भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट होती है, हाँ। इनएक्सपेंसिव होती है, हाँ। तो ये सारी चीजें ई गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को किस नाम से जाना जाता है? क्या कल्चरल डिप्लोमेसी बोलते हैं? नहीं। ऑयल डिप्लोमेसी? नहीं। क्राइसिस? नहीं। डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का नाम है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट नैम जो है उसका क्या फीचर नहीं है इसमें से, ये बताना है आपको। नैम स्टैंड फॉर प्लूरलिटी, प्लूरलिटी की बात करता है, एंड डेमोक्रेटिक इक्वलिटी अमंग द कम्युनिटी, बिल्कुल सही। इट अपोज ऑल फॉर्म ऑफ रेशियलिज्म, तो नैम भाई डीकोलोनाइजेशन और रेशियलिज्म जो अपार्थाइड में साउथ अफ्रीका का, उसके खिलाफ था। फिर नैम रेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन दैट नेशनल सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल नेशन, बिल्कुल यही बोलता था। नैम assert that international peace is an inalienable prerequisite for attainment of national aspiration, नहीं भाई, नैम ये नहीं मानता कि इंटरनेशनल पीस चाहिए ही चाहिए अपने नेशनल एस्पिरेशन को पूरी करने के लिए। 1966 में फॉर्म हुआ था, 4 लोगों ने फॉर्म किया था। पहली बेलग्राड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में, सॉरी 61 में पहली बेलग्राड हुई थी, इसमें 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक टू एक्सरसाइज नेशनल पावर? नेशनल पावर डिप्लोमेसी से की जा सकती है, हाँ। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट से की जाती है, हाँ। यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स से, हाँ। टू ज्वाइन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं की जाती। नेशनल पावर को एक्सरसाइज ज्वाइन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं की जाती। ठीक है भाई, अभी है 44th क्वेश्चन, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो करते हैं मैच बड़े प्यार से। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, तो ये मार्टिन वेट ने 3 ट्रेडिशन दिए हैं, तो ए का हो जाएगा 4। फिर है बी द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, ये दिया है एनबी एडम्स ने। फिर उसका था ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी तबजैक्श शकबूम एंड अराधुन चनॉय। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, ये गेराल्ड वॉल्जर ने किया। मेरी मानेंगे तो आप सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन थ्री ट्रेडिशन याद रखिए, मार्टिन वेट ये मुझे पता था। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन गेरल्ड वालर, इसकी किताब आप याद रखेंगे तो आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज अ करेंसी ऑफ पावर? करेंसी ऑफ पावर इनमें से किसको बोलते हैं भाई? न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मास डिस्ट्रक्शन, ऐसे इसको करेंसी ऑफ पावर बोला जाता है न्यूक्लियर वेपन को। इंडिया ने कब किया था? इंडिया ने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट सबसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे किया था 74 में। उसके बाद उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। फिर उसके बाद 1998 वाजपेयी सरकार में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू, इसमें बताना है कि कौन सी सही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द चार्टर, द कंट्री दैट अटेंड द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945, यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जब यूएन बना था। एंड दोज हु एंड दोज हु साइंड
दोज हु साइंड द यूएन डिक्लेरेशन ऑन 1942 बिकेम ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन। नहीं भाई, जो उस टाइम पे गए थे वही ओरिजिनल मेंबर है। स्विट्जरलैंड बिकेम अ मेंबर ऑफ, एक मिनट, सैन फ्रांसिस्को के टाइम पे जो हुई थी और 1942 डिक्लेरेशन है, तो हाँ ये सही है कि ये किया जा सकता है। फिर स्विट्जरलैंड बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन इन 2003, नहीं 2003 में नहीं बना है, बाद में बना है। द रेगुलर सेशन ऑफ जनरल असेंबली कमेंस इन सितंबर एंड यूजुअली गोस टिल द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही है। द रिटायरिंग मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, इमीडिएट री इलेक्शन उनका हो जाता है। तो आंसर ए, सी और डी होना चाहिए। हु वॉज द ओपिनियन दैट द कोल्ड वॉर वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्ट्री ऑफ आइडल स्टेट ओवर लिबरल कैपिटलिज्म? तो फ्रैंकिस फुकुयामा ने अपनी एक थ्योरी दी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें उन्होंने बोला था कि भाई कैपिटलिस्ट स्टेटों की जीत हो गई है और जो सोशलिस्ट स्टेट हैं उन वो हार गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए इस चीज में। एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसने दी है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी दी है डेनियल बेल ने। तो सोवियत यूनियन जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट कब हुआ था? ये पैक्ट होता है 1941 में। जर्मन ने इन्वेड किया था सोवियत यूनियन को, ये जून 19 अप्रैल जून में किया था, अप्रैल मई उसके बाद किया था। इसके बाद 1941 पैक्ट होने के बाद फिर जर्मन ऑक्युपाइड द चेकोस्लोवेकिया 1939, और जर्मन इन्वेडेड द पोलैंड। इसकी डेट आप याद रखिए भाई, इन्वेलेंट को किया था सितंबर 1939, 1939 में किया था। अगर डी का वन आपको पता होगा तो आप पूरा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा था कि भाई जर्मनी ने इन्वेड कब किया, तो इसी के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गया था कि पोलैंड न्यूट्रल स्टेट था। ब्रिटेन ने कह रहा था कि अगर आपके अटैक होता है तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो पोलैंड जो था उसको जब अटैक किया था 1939 सितंबर में किया था। ये आपको याद रखना है, मेरे हिसाब से आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें बताना है आपको कि क्या सही है। द कन्वीनिंग ऑफ बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इन 1945 वाज सजेस्टेड बाय श्रीलंका, सही है। द इमीडिएट प्रोवोकेशन टू कन्वे दिस रेफरेंस वाज कंक्लूसिव टू अ ट्रीटी बिटवीन ताइवान एंड यूएसए एंड क्रिएशन ऑफ सीटो एंड बगदाद, ठीक है। फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ होल्डिंग द कॉन्फ्रेंस वाज वेलकम बाय द यूएसएसआर एंड चाइना। बैंडुंग इज अ कंट्री इन इंडोनेशिया। बैंडुंग कहाँ पे कंट्री है, कोई बता सकता है मेरे को? इट्स नॉट इन इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएन, पूछा कि भाई कौन सा आर्टिकल है यूएन का। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्टर ऑफ द यूएन प्रोवाइड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन अंडरटेक टू मेक अवेलेबल टू द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन इट्स कॉल। सारे मेंबर्स को हेल्प करनी है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को एक कॉल पे अगर जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग द राइट टू पैसेज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। तो आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने किए हैं। मैं 500 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा अलग अलग। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।